ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। ऐसे हो नहीं सकता कि हम आवे और हम आप सभी को मिले नहीं। तो आज सवेरे हम कुवैत से पहुंचे, 2 दिन कुवैत में गुजारे परिवार के साथ। और बस मैं समझती हूँ 24 घंटा 30 घंटा कुवैत में, लेकिन उसमें 4 प्रोग्राम और ऐसे चुटकी लगाते हैं लोग आ जाते हैं। तो कल शाम को नहीं, परसों शाम को योगा डे था ना, तो उसके लिए प्रोग्राम रखा था सेंटर पे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं और सारे अरब कम्युनिटी वाले। कभी कभी हम कई जगह जाते हैं मिडिल ईस्ट में तो काफी हमारे इंडियंस दिखाई देते हैं, लेकिन कुवैत में खास करके जो हमारी निमित बहन थी वजीहा, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में शरीर छोड़ा, 10-12 साल हो गए उसको। वो जब आई थी पहले रिट्रीट सेंटर में आए थे। ये जो लिविंग वैल्यूज का प्रोग्राम होता है ना, उसमें उसने उसका समाचार सुना था। तो उसकी एक स्कूल थी कुवैत में, तो उसने जब लिविंग वैल्यूज का सुना था तब ऑक्सफोर्ड आई थी, 20 साल पहले की बात। और चलो नाम मात्र प्रोग्राम में कोई व्यक्ति आता है, लेकिन मुझे याद है कि ये बहन सारा सेंटर का चक्कर लगाती थी, सभी को ऐसे ऐसे देखती थी। और जब भी एक बारी हम उसके साथ ब्रेकफास्ट में बैठे थे तो इसने बोला, यहाँ के लोगों के चेहरे पर इतना लाइट क्यों है, इतना लाइट क्यों दिखाई देता है। मेरा बाबा उसको खींच रहा था। वो प्रोग्राम तो समझो निमित्त बना उसको बीके बनाने के लिए। और जैसे दादी को मिली, निश्चय बैठ तन मन धन लगा के उसने सेंटर खोला और बहुत ऊंची खानदान वाले की सेवा की। और उसमें से 2 वारिस निकले, वो शेखा बहन और मोना बहन। और मैं कहती हूँ कि सच में इन्हों की त्याग, इन्हों की तपस्या, क्योंकि ऐसे देशों में इजी नहीं है सेवा करने के लिए। थोड़ा गुप्त भी रहना पड़ता है, योग युक्त भी रहना पड़ता है, युक्ति युक्त भी रहना। लेकिन इनके प्रश्न इतने अच्छे थे और सवेरे के समय बाबा की वाणी इतनी प्यार से सुनते हैं। कल की वाणी कितनी मस्त थी, आज की वाणी आप देखो। तो ये जो संडे की वाणी होती है वो फ्राइडे को सुनते हैं, क्योंकि इनका फ्राइडे सैटरडे हॉलीडे होता है। जैसे हमारा संडे का हॉलीडे है, उनका फ्राइडे का हॉलीडे होता है। तो सभी सेंटरों से इकट्ठे होते हैं, सभी गीता पाठशाला से इकट्ठे होते हैं और बड़े प्यार से मुरली सुनते थे। उसके बाद फिर एक धारणा क्लास होती है। और इन लोगों के कल्चर में परमात्मा के लिए प्यार बहुत है। जो लाइट, परमात्मा लाइट है, उसके लिए प्यार बहुत है। मुझे याद है हम अभी 15 साल, ये समझती नहीं, 14-15 साल हुए हैं, ओमान में आते जाते थे। ओमान में एक यूथ लीडरशिप का प्रोग्राम 14 साल पहले शुरू किया था यूनाइटेड नेशंस के साथ। और उसमें वहां का जो रॉयल फैमिली का जो एक प्रिंस है, उसने हमको बहुत सपोर्ट दिया था। वो भाई हमारा पेट्रन बना था प्रोग्राम का। अभी वही भाई ओमान का एम्बेसडर सऊदी अरेबिया में बैठा है, तो बहुत नजदीक का संपर्क है उसका। तो उसके नाम से ये प्रोग्राम काफी फैला ओमान में। और हमने इस ढंग से, ऐसे ढंग से प्रोग्राम बनाया कि आप किसी को आत्मा का अनुभव करा सकते हैं बिना आत्मा शब्द ही बोलेगा। आत्मा, परमात्मा, शक्तियां, ये पहले फाउंडेशन हमने पूरा प्रोग्राम में ऐसे सेट किया और अनुभव द्वारा सब काम कराया। तो बहुत यूथ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से, प्रिंस के नाम से गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से बहुत यूथ आए, अलग अलग मिनिस्ट्री से, ओमान टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से, बहुत लोग। कितने, मैं समझती हूँ पिछले 14 साल में मैं समझती हूँ 2000 जितने यंग लीडर्स ने, पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ऐसे युवाओं ने ये प्रोग्राम किया है और पूरा किया है। और उसमें से 20 का ग्रुप निकला है, जिसमें पूरा वेजिटेरियन और सभी अमृत वेले के लिए उठते।
इनको योग बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पता है, हमने आते जाते हैं, और एक दफा हम पहुंचे तो हमने एक मीटिंग रखी थी। जिन्होंने 2 प्रोग्राम पूरे किए हैं वो सभी आकर के सेंटर में इकट्ठे हो जाए। तो इसमें से 2 भाई थे और आपस में एक चर्चा चल रही थी इन दोनों की। एक भाई था प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट मस्कत यूनिवर्सिटी, दूसरा था डायरेक्टर एक स्कूल का। तो ये भाई बोल रहा है कि मुझे ये योग और ये राजयोग मेडिटेशन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत गहरे गहरे अनुभव हो रहे हैं, परमात्मा के गहरे गहरे अनुभव हो रहे हैं। लेकिन मैंने कभी अपने ख्वाबों में नहीं सोचा कि मैं परमात्मा के इतना नजदीक आ सकता हूँ, क्योंकि इस्लाम में इसको कहते हैं रेड लाइन। आप परमात्मा में मानते हैं, वो ऊंचा है लेकिन डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन ये मेडिटेशन द्वारा मुझे बहुत नजदीक पना का अनुभव होता है, तो क्या ये ठीक है? फिर ये प्रोफेसर सामने से बोलता है कि भाई देखो, कुरान में एक पैराग्राफ आता है जिसमें लिखा हुआ है कि आत्मा और भगवान का जो संबंध है, ये जो नस है ना, अपने शरीर में जो नसें है, उनसे भी ज्यादा नजदीक है वो संबंध। तो ये हमारे कुरान में लिखा हुआ है। तो ये दोनों इतना गहरा चिट-चैट शुरू किया, परमात्मा के साथ संबंध कैसे रखा जाए, अनुभव क्या है हर एक का संबंध का। हम तो हैरान हो गए सुनते। लास्ट में 40 मिनट का इनका डायलॉग चला, जैसे 2 बीके बैठ के डायलॉग कर रहे हैं, ऐसे लगा। फिर ये जो डायरेक्टर था उसने बोला, देखो ये सारी बातें हम बाहर पब्लिक में नहीं कर सकते, ये हमारी अंदर की बातें हैं, क्योंकि हम अनुभव से कर रहे हैं बातें, लेकिन ये बातें पब्लिक में नहीं हो सकती। और इतना प्यार से फिर लास्ट में पूछा हमको, अच्छा सिस्टर आपका क्या विचार है? तो मैं सुन के मुझे इतना अंदर से सुकून मिला कि देखो बाबा, ये है क्या कहेंगे, एक धर्म का जो मूल सेवा, इनके जो बीज है। मैंने बोला जिस धर्म के जो बीज है ना, वही ऐसे बातें करेंगे। वृक्ष तो बहुत बड़ा है, टाल टालियां भी बहुत है, उनों का संबंध अलग होता है, लेकिन जिसका संबंध जो रूट्स है वो बीज के साथ नजदीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों एक रूट वाली आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं इस धर्म की। बहुत प्यार भरा वातावरण था। तो ऐसी ऐसी आत्माएं, बाबा की विशेष आत्माएं निकल रही है और गुप्त रीति से सेवा कर रही है। आप सोचो नहीं, कल मोना बहन बात कर रही थी कि 1 मास पहले नहीं, 3-4 वीक पहले वो मक्का मदीना गए थे, और वहां पे एक बहन ने उनको एयरपोर्ट से पिकअप करके होटल में बिठाया, और अगले दिन में ये बहन मुरली थोड़ा बहुत सुनती है, उसका घर ही मदीना में है। तो जब अगले दिन में उनको घर में बुलाया, तो जैसे घर का दरवाजा खुला, पूरा सामने एक लंबा चौड़ा शिव बाबा का चित्र। तो मोना बहन का तो रोमांच खड़ा हो गया कि देखो बाबा भी यहाँ मक्का मदीना में बैठा है। मना किस ढंग से बाबा अपना कार्य करता है वो खुद ही जाने, लीला ही जाने। और मैं बाबा को बहुत थैंक्स देती हूँ कि हमको एक मौका मिलता है ऐसे ऐसे घूमने का, साक्षी होकर के देखने का कि कैसे बाबा अपना कार्य संपन्न कर रहा है। क्योंकि बात वो है, अभी बहुत कम समय में अभी लोगों को कोई रह न जाए, ऐसी सेवा करनी है। सभी को मैसेज मिलना चाहिए। और लास्ट में तो हम, आपको पता है, भारत और चाइना में, भारत 2 भाइयों के बीच में लड़ाई रहती तो बेचारे जो हमारे बीके भाई बहने हैं चाइना में, वो मधुबन बहुत सालों से नहीं आ पाते हैं। खास करके इसमें एक बहन है जिसका नाम है मैडम चेन, जानते हो ना उसको, मैडम चेन को। ये माता 27 साल पहले, हमारा एक बहुत पुराना भाई है मायामी, बॉडी बैंड का, मायामी में ब्रैड भाई बिजनेस चलाता है।
तो उसका आना जाना बहुत होता है चाइना में उन दिनों में, अभी भी थोड़ा बहुत। तो ये मैडम चेन उसके संपर्क में आया और उसी समय अनुसार मैं समझती हूँ 90s में 95-96 में ली भाई, हमारा पुराना भाई है सिंगापुर का, उसको भेजा था बीजिंग सेवा शुरू करने के लिए। लेकिन उन दिनों में कम्युनिस्ट बहुत कट्टर थे तो उसको बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो एक दफा जब मधुबन आया, बाबा के सामने बैठा, बाबा को पूछा, बाबा ये चाइना के लिए निमित्त कौन है, थोड़ा इंडिकेशन तो बताओ। तो बाबा ने उसको बताया जो निमित्त है वो एक बिजनेस वुमन है। तो वापस जाके उसने सभी जो भी कॉन्टेक्स्ट थे, क्योंकि मलेशिया में भी काफी चाइनीज हैं, तो कॉन्टेक्स्ट द्वारा एक 15 का ग्रुप बनाया बिजनेस वुमेन का, उसमें मैडम चेन थी। धीरे 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 कोर्स करा के केवल 3 रह गए और उसमें से लास्ट ये रह गई। और इसने जो हिम्मत और विश्वास से बाबा का कार्य को आगे बढ़ाया है, वंडर की बात। मैं कहूंगी अभी 100 के बराबर जितने हमारे बिके पक्के भाई बहन हैं वहां पे। और जैसे हम लोग कितने भाग करके दौड़ करके सेंटर में आते हैं, अच्छा लगता है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ, वहाँ ऐसे नहीं होता है। वहाँ समझो 5 धर्म में मानते हैं, इसमें हिंदुइज्म में नहीं मानते हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, फिर उनका 2 धर्म है, कन्फ्यूशनिज्म और डाओइज्म। और जब भी कोई समझो कोई बुद्धिस्ट का प्रीस्ट आता है तो वो एम्बेसी में बिठाते उसको, और उसके जो भी चेले होते हैं वो एम्बेसी में आते हैं, और 30 से ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ऐसे माहौल में मैडम चेन ने न केवल सेंटर खोले हैं लेकिन रिट्रीट सेंटर भी लिया है और वंडर की सेवा, इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स। एक बहन थी, क्योंकि मैं राखी के लिए गई थी अगस्त में, और मैंने देखा कि इतने सारे पक्के भाई बहने हैं जो 20-25 साल से दिल व जान लेकर के मधुबन में यज्ञ में डालते हैं हर साल, इतनी भावना है उनको मधुबन की। और मैंने देखा कि ये लोग टीचर क्वालिटी की भी है। तो राखी के समय सभी की अवस्था देखी, बहुत परिवर्तन आया था। 3-4 बारी में गई हूँ चाइना, लेकिन इस बारी मुझे बहुत टच हुआ। तो मैंने मैडम चेन को बोला कि देखो आप लोग एक ग्रुप बनाओ और आप लेके आओ मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में रिट्रीट सेंटर है, तो वहां पे हम एक टीचर ट्रेनिंग कराएंगे। और वंडर की ये बात है कि बहुत मेहनत के बाद जो हमारा रिट्रीट सेंटर है वहां पे, उसको गवर्नमेंट का थप्पा मिल गया, क्योंकि चाइना में योगा बहुत पॉपुलर है। तो भल हम राजयोग शब्द नहीं यूज कर सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी शब्द भी नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंप मिला है और नाम मिला है कि इसको योगा क्लब करके रजिस्ट्रेशन मिला है। तो रजिस्ट्रेशन जब मिलता है तब आप आगे सेवा की वृद्धि कर सकते हैं ना। तो इस रजिस्ट्रेशन के नीचे से हमने पूरा कोर्स बनाया चाइना के लिए। राजयोग का भी कोर्स है, लेकिन इनों के भाषा में। समझो आत्मा का जो पहला लेसन है उसका चाइना में, चाइनीज में अवेकनिंग योर इनर लाइट, माना अपने अंदर की जागृति, अपने अंदर की लाइट की जागृति। फिर वो भगवान में नहीं मानते हैं, लेकिन ये शब्द जरूर यूज करते हैं, सुप्रीम सोर्स। तो साथ साथ में हर एक लेसन के साथ में एक हाथ योग की प्रैक्टिस भी है, प्राणायाम की प्रैक्टिस भी है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट के लिए चेकिंग, गवर्नमेंट का कोई आदमी आवे चेकिंग के लिए तो कोर्स में बैठे तो उसको लगेगा हाँ ये हठ योग भी है, और कोई भी हमारे बीके भी बैठे तो उसको लगेगा ये राजयोग भी है। ऐसे ढंग से कोर्स बनाया। तो 8 दिन का ट्रेनिंग किया और 40 के करीबन निमित्त टीचर आए वहां से। इतना खुश होकर के गए, इतना भरपूर होकर के गए कि उनमें से एक बहन, और उसका एक बहुत ज्यादा पहुंच है चाइना में, खास करके यंग विमेन, क्योंकि एशिया में उनके स्टैटिस्टिक्स में है कि सबसे कम स्वमान वाली कैटेगरी वाली आत्माएं है यंग विमेन, बहुत इनकी स्वमान में कमी है। तो ये बहन
कई ऐसी यंग वुमेन है जो सुसाइड तक पहुंची है, जिन्हों को शादी नहीं करनी है लेकिन प्रेशर डाल रहे हैं माँ बाप। तो ऐसी ऐसी बहनें आती है जो क्राइसिस में होती है। तो सारा चाइना में उसका नाम बहुत मशहूर है। तो जैसे वापस पहुंची, तुरंत जूम में उसने 8 शक्तियों का लेसन शुरू कर दिया। तो वैसे तो इसके जूम पे केवल 300 आ सकते हैं, 650 का रजिस्ट्रेशन आया। तो मैं देखती हूँ, देखो एक व्यक्ति से कितनी बाबा की लाइट फैल सकती है। तो मैं साक्षी होकर के देखती हूँ कि कैसे बाबा अपना कार्य फैला रहा है। और एक बहन मुझे वहां मिली, चाइना के जैसे भारत में अलग अलग स्टेट है तो वहाँ अलग अलग प्रोविंस है। तो उसमें से सबसे बड़ा प्रोविंस है ग्वांगझो का प्रोविंस। ग्वांगझो सिटी है, वहाँ पे भी एक बाबा का सेंटर है, 2 कुमारी बहनें चलाती है। तो वहाँ पे एक वीआईपी बहन मिली मुझे। तो उसने मुझे पार्क में मिली, वो सेंटर में नहीं आ सकती है। तो वो उस प्रोविंस की नंबर 3 है, पॉलिटिकल पार्टी में है वो। तो उसने बहुत प्यार से मिली और हमारा एक फ्रूट पार्टी रखा था, एक टी पार्टी, फ्रूट पार्टी जैसा रखा था। एक म्यूजियम था वो पार्क में, और वो म्यूजियम का जो कपल ओनर थे वो बहुत पैसे वाले थे, बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, बहुत रॉयल फैमिली के थे। तो बहुत प्यार से मिली, कहती है मैंने 25 साल पहले चैन से ज्ञान लिया, और जब मैं मुरली सुनती थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था ये क्या है। फिर एक दिन मैंने भगवान से बातें की कि तू है तो तू अपने आप को प्रत्यक्ष कर मेरे सामने। तो मैंने ऐसे हट लगाई कि तू है मेरे जीवन में तो सामने तो आओ। तो उसको इतना एक गहरा अनुभव हुआ योग में, जैसे बुद्धि बाबा ने ऊपर ले ली, परम धाम का अनुभव हुआ, बाबा का लाइट का साक्षात्कार हुआ। तब से लेकर के उसका निश्चय इतना अटल है ना, अनशेकेबल, अचल अडोल विश्वास। और उसी समय में उसने पॉलिटिकल पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में उसका पोस्ट मिला उसको। अब पहले कहती थी कि जब हम ऐसे मीटिंग्स में बैठते थे तो मुझे पहले मैं दृष्टि लेना जानती थी, लेकिन इस अनुभव के बाद मैं दृष्टि देना सीख गई। तो जो भी हमारे पार्टी मीटिंग्स होते थे, मैं सामने ही बैठती थी, सामने की कुर्सी में बैठती थी, और जो भी स्टेज में बैठते थे उनको एक को दृष्टि देती थी, क्योंकि मुख से तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ज्ञान का परिचय नहीं दे सकते हैं, लेकिन आंखों से तो देख सकते हैं। तो इसका ही फोटो आता था, क्योंकि सभी इसके लिखते थे कि ये बहुत अटेंशन से बैठती है, ये बहुत एक ईमानदार कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर है। तो उसको धीरे धीरे प्रमोशन मिलता रहा, अभी नंबर 3 है उस प्रोविंस में। पूरा जो एशियन गेम्स है उसकी चेयरमैन है, बहुत बड़ी पोस्ट है उसकी। और फिर जब भी हम बैठे फ्रूट खाने के लिए तो पर्स खोलती है, पर्स से क्या निकलता है, 25 साल की राखियां, 25 साल की जो भी उसको ब्लेसिंग मिली है बाबा से, एक एक करके निकालती है। कहती है देखो ये मुझे ताकत देती है, ये जो मुझे धागा बांधा है बाबा ने और मुझे ऐसे एक संबंध में जुड़ाया है, मुझे बहुत ताकत मिलती। देखो ये खाना, मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं वेजिटेरियन खाना खाती हूँ, मैं फ्रूट खाना खाती हूँ, मैं दृष्टि दे के खाना खाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है बाबा खिला रहा है मुझको। इतना बाबा 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 बोलती रही, बाबा शब्द यूज करती रही। हम और चैन तो एक दोनों को देखते रहे, क्योंकि ये कपल जो बैठा था टेबल पे, उनको तो कुछ ब्रह्मा कुमारी बाबा राजयोग क्या है उसका परिचय ही नहीं था, और ये माता बाबा बाबा बोलती रही। इतना गहरा विश्वास उसका, आप मानो नहीं, 15-20 मिनट के बाद इतने अनुभव उसने बताया बाबा विश्वास, कि जो भाई बैठा था, हस्बैंड बैठा था, उसने सामने से उसको पूछा, ये जो आपका बाबा है ये एक सुप्रीम शक्ति है क्या? मैं सिगरेट बहुत पीता हूँ, तो क्या ये मुझे इससे आदत से छुड़ा सकता है क्या? मना इतना उसको टच हुआ कि जो मुझे ये छुड़ा सकता है तो तुम मुझे कल मेडिटेशन सिखाओ। और मैंने अपने सामने से देखा कि देखो
हम सेवा शब्द द्वारा करते हैं, लेकिन सेवा है क्या? किसी में भगवान का विश्वास बिठाना, फेथ बिठाना, वो है सेवा। नहीं, मनमोहिनी दीदी कहती थी ना, जब हम विदेशी लोग मिलते थे दीदी को, तो दीदी हमारा टेस्ट लेती थी। बड़ी दादी पूछती थी कितने स्टूडेंट आए, और दीदी की पूछती थी कितने बाबा के नजदीक लेके आए आप लोग। केवल नंबर की बात नहीं। तो मैं देख रही हूँ पूरे विश्व के कोने कोने में ऐसे बाबा के अनन्य रतन बैठे हैं, जो सच में बाबा जिगरी पालना दे रहे हैं उनको। अभी मोना बहन सीरिया होकर के आई, आपको पता है ना कि सीरिया में वॉर, अभी तो वो साउथ की तरफ वॉर चला गया है, लेकिन डमेस्कस के रीजन जो कैपिटल है उससे आधा घंटा बाहर बाबा का एक सेंटर है, और उसमें 10-12 ब्राह्मण हर रोज मिलते हैं। आप देखो, और मोना कह रही थी कि जब भी वहां जाकर के योग कर रही थी तो ऐसे लग रहा था कि स्वयं बाप दादा बैठा है। मना आप सोचो अंदर से कितनी बाबा उनकी पालना करता। तो हमको कभी कभी एक क्या कहेंगे, फर्ज नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्यार की खींच होती है कि बाबा के बच्चे ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं जो इनको, जैसे हम लोगों को ऐसे हर रोज की पालना मिलती है ना, कई लोग सेंटर पे नहीं जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन होता है, तड़पते हैं। अभी इजराइल के साथ 2-3 बारी जूम मीटिंग हुई, तो अभी भी बॉम्ब्स चल रहे थे। तो एक दफा जूम मीटिंग में तुरंत मुझे सुनाई देता था एक रॉकेट का आवाज पीछे से, और जैसे वो रॉकेट का आवाज गया तो उनका सायरन बजता है, और जैसे सायरन बजता है उन्हों को जाके बंकर, हर एक घर में जैसे अंडरग्राउंड बंकर होता है, कमरे होते हैं अंडरग्राउंड, एक कंपलसरी है इजराइल में, क्योंकि चारों तरफ अटैक होता है। छोटा देश है और बहुत खूब लड़ाई झगड़ा करके वो देश को अप किया है, क्रिएट किया है, तो हर एक घर के नीचे एक बंकर है। तो तुरंत 5-10 मिनट के लिए सभी गायब, गए अपने बंकर में, क्योंकि कायदा होता है। फिर मैंने जूम को पॉज किया, 10 मिनट के बाद वापस आ गई। तो मुझे बहुत लगा अंदर से कि देखो बाबा के बच्चे कैसे सिचुएशन में फिर भी विश्वास से चल रहे हैं। तो इसीलिए देखो भारत में ये तो माई बाप है ना, ये आपके भाई बहने हैं, उमंग उत्साह यहाँ से आ रहा है, वाइब्रेशन यहाँ से आ रहा है, भाषण देने वाले यहाँ के बैठे हैं। तो थोड़ा अभी मनसा सेवा का पाठ पक्का करना, ये मुझे अंदर से बहुत लगता है। मुझे याद है एक दफा अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में 4 प्रकार की सेवा की डेफिनेशन दी थी कि बच्चे आप टाइम टेबल में ये 4 प्रकार की सेवा सेट करो। एक है स्व की सेवा, जो अपनी स्व की उन्नति के लिए करते हैं, अपनी धारणाएं आगे बढ़ाते हैं। आज कितनी धारणा युक्त मुरली थी, नहीं? बाबा ने स्पष्ट बात बताई कि विजय माला में आना है, उस माला को कंप्लीट करना है, तो कौन सी बातें चाहिए? निर्माणता चाहिए, नहीं? तो एक है स्व सेवा, दूसरा है विश्व सेवा, जो आप अपने संबंध संपर्क द्वारा परिचय देते हैं, मैसेज दिलाते हैं। तीसरा है यज्ञ सेवा, और चौथा है मनसा सेवा। और मैं कहूंगी कि ये जो चौथा सब्जेक्ट है, हमको याद है हम भाई साहब के पास बैठे थे एक बार, निवेद भाई के पास, तो हमने भाई साहब को पूछा कि आपने इतना कुछ किया है यज्ञ में, तो अपने पुरुषार्थ में कौन सी ऐसी बातें हैं जो रह गई है? तो भाई साहब बहुत शांत हो गए और बताया कि देखो, जैसे साकार बाबा
रात को जाग करके बच्चों को साकाश देते थे, ये काम मैंने नहीं किया है। हाँ, ये तो मम्मा बाबा की विशेषता थी ना, और मैं कहूंगी हमारी दादिया की भी विशेषता थी। आज तो मम्मा का दिन कल है, और मैं कल रात को जब भी प्लेन पे चढ़ी, प्लेन थोड़ा आधा पौना घंटा लेट था, मैंने सोचा मैं लिखूं क्या याद आता है, क्योंकि बहुत स्टोरीज भी सुने हैं बड़ों से, जगदीश भाई से, बड़ी दादी से, दादी जानकी से। तो मैं जैसे लिखना शुरू किया, देखो मेरे 3 पेज भर गए। इतनी अच्छी अच्छी बातें निकली मम्मा की। मुझे एक याद है, दीदी डॉक्टर निर्मला हमारी, तो ज्यादातर जब मम्मा बॉम्बे में जाते थे, और हमने रमेश भाई से भी सुना है, क्योंकि हम जब बॉम्बे आते थे तो रमेश भाई उषा बहन के साथ ठहरते थे, तो रमेश भाई हमको डायरेक्ट सुनाते थे कई कहानियां, क्योंकि मम्मा उनके घर पे ठहरते थे। लेकिन ये कहानी डॉक्टर निर्मला ने, मैं पहली कहानी से शुरू करती हूँ कि मम्मा एक दफा रमेश भाई के घर में ठहरे थे, तो उस समय एक मिनिस्टर आए थे मिलने के लिए, और वो देरी से रात को मन अपना जॉब कारोबार पूरा करके फिर सेंटर पे आए थे। तो चर्चा करके करके मम्मा ने इंतजार किया, तो ऐसे मिलने के लिए आया तो 12 बज गया था रात को जब वो वापस गया, और 12 बजे वो चला गया, मम्मा गई कमरे में सो गई, और अपने नियम था मम्मा का कि 2 बजे उठना है, उठ गई। तो नेक्स्ट डे रमेश भाई बोलते हैं मम्मा को, मम्मा आप तो बस केवल 1 घंटा ही नींद किया, 1 बजे गए कमरे में और 2 बजे उठ गए आप अमृत वेले के लिए, तो क्या आप थक नहीं गए हैं? तो मम्मा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, क्या एक मिनिस्टर के लिए हम अपॉइंटमेंट रखते हैं, तो हम पीओ के साथ हमारा अपॉइंटमेंट नहीं रख सकते हैं? माना इतना रिगार्ड कि अमृत वेला माना भगवान के साथ हमारा खुद का मुलाकात अपॉइंटमेंट है। कोई बड़े आदमी के साथ अपॉइंटमेंट है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो आप भाग करके जाएंगे ना। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि कुछ भी हो जाए हमारे सेवा में, हमारे नियमों में कुछ एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। नहीं कोई एक्सक्यूज देंगे। वो मुझे जब वो कहानी याद आई ना, तो मैं जैसे यहाँ पहुंची सीधा बाबा के कमरे में गई, थोड़ा स्नान करके बाबा के कमरे में एक खींच जा रही थी। मैं जैसे बाबा के सामने बैठी, मुझे अंदर से इतना सुकून मिला, जैसे बाबा बुद्धि खींच रहा है और बिल्कुल प्यार के सागर में डुबा दिया। और मैंने देखा कि वर्तमान समय अनुसार जो हद से बेहद में जाना है, तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, चाहे नींद त्याग करनी पड़ेगी, चाहे भोजन त्याग करना पड़ेगा, बेहद में रहना है ना। क्योंकि वो आधा घंटा भी बाबा की याद में हम बैठते हैं ना, कितनी सेवा होती है वो आधा घंटा में। लेकिन संकल्प ढीला करके सो जाते हैं तो वो मौका ही मिस हो जाता है। नहीं? तो रमेश भाई बारी हमको बता रहे थे कि जब मम्मा को ये बीमारी हुई थी ना, तो मम्मा को हॉस्पिटल लेके गए थे, और डॉक्टर ने फिर रमेश भाई के साथ बात किया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मम्मा की बीमारी टर्मिनल है, तो अभी आप उनको बताओ कि अभी कुछ इलाज नहीं है। तो रमेश भाई को तो संकोच हुआ कि मैं कैसे बताऊं मम्मा को, तो गए वापस घर पे और बाबा को फोन किया। तो बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहे हैं। तो साकार बाबा ने बोला, अच्छा आप मम्मा को बताओ। और रमेश भाई कहते, बाबा मैं नहीं बोल सकता हूँ मम्मा को, आप बताओ। नहीं आप बताओ मम्मा को, और मम्मा को बोलो आ जावे मधुबन। तो रमेश भाई गए मम्मा के पास हॉस्पिटल में, और जैसे अंदर पहुंचे, मम्मा को पता था कि उसने बाबा के साथ, डॉक्टर के साथ भी बात किया, बाबा के साथ। तुरंत बाबा ने क्या बोला, बाबा ने क्या बोला, मुझे बताओ बाबा ने क्या बोला। तो
रमेश भाई ने पहले बाबा ने जो बोला है वो बताया, फिर पीछे से डॉक्टर ने जो बोला वो बताया, और कह रहे थे कि मम्मा के चेहरे पे कुछ भी चेंज नहीं आया उस समय। अभी आपको समाचार मिले कि आपकी बीमारी टर्मिनल है तो कुछ तो फीलिंग आएंगी ना, लेकिन उस समय मम्मा की लगन थी कि बाबा जैसे बोलेंगे वैसे करोगे, सीधा मधुबन। वो सीन रमेश भाई कहते थे बहुत दिल पे छूने वाली सीन थी। मम्मा का चेहरा जब देखा, और हम तो कभी मम्मा को मिले नहीं, लेकिन जब भी भाई साहब ऐसे बात करते थे ना, तो एक दफा उन्होंने बताया हमको कि बड़ी दादी के साथ तो हमारा बहुत संपर्क था, और बड़ी दादी इतनी मीठी इतनी प्यारी थी। तो रमेश भाई कहते थे मम्मा तो 10 गुना और मीठी थी बड़ी दादी से। अभी आप सोचो, एक मिठास की सागर, मधुरता की सागर थी वो। और हमने जो दादी जानकी जी से सुना है, दादी बहुत कहती थी कि शुरू शुरू में दादी संकोच करती थी मम्मा के नजदीक आने के लिए। दादी और दीदी की बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी। तो एक बारी दीदी को कान में बताया कि मम्मा से मैं डरती हूँ, तो ये मम्मा के कान तक आवाज पहुंचा, और मम्मा सामने से आई दादी के पास और हाथ पकड़ा। अच्छा जनक, तुम डरती हो मेरे से? तो दादी ने बोला नहीं मम्मा, मैं डरती नहीं, लेकिन मैं संकोच करती हूँ आपके सामने आने। तो दादी ने उस समय बताया कि जैसे मम्मा ने हाथ पकड़ा और ऐसी रूहान शुरू की कि उसने केवल उनको ऐसे नहीं लगा कि मम्मा मम्मा है, लेकिन मम्मा एक बहुत पुरानी फ्रेंड है। एक है मम्मा का रोल बजाना कि मैं एक माँ हूँ। माँ एक बच्चे को देखती है, बच्चे की दृष्टिकोण में बच्चा दिखाई देता है, लेकिन मम्मा की धारणा में केवल माँ नहीं है, लेकिन एक समानता की भावना थी। तो वहां से दादी को फीलिंग आई थी। और जब दादी विदेश में आए थे ना 74 में, आपको पता है दादी क्या है किसी को पता भी नहीं था, और ना किसी का इंटरेस्ट था। वो तो शुरू में दादी को जनक जानकी बुलाते थे, और हम फिर कहते थे नहीं ये हमारी बड़ी दादी है, अब दादी बुलाओ। ऐसे फर्स्ट नेम से नहीं बुलाते हैं हम किसी को, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दादी ने बोला, मुझे मम्मा की बात याद आई थी कि मुझे एक फ्रेंड बनना है, सपोर्ट बनना है और एग्जाम्पल बनना है। तब दादी ने अपना दादीपना छोड़ा और हर एक व्यक्ति का दिल लेना शुरू किया। एक एक को बोलती रहती थी मुझे फ्रेंड बना दो, हाथ पकड़ के। भले चाहे छोटा बच्चा भी हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग भी हो, दादी ने एक एक का दिल जीत लिया। और मुझे याद है जब हम दादी को सवेरे अमृत वेले के बाद वॉकिंग लेके जाते थे ना, तो मैं एक बारी आए ऊपर और हम रिट्रीट सेंटर की सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो दादी ने हमारे तरफ बस ऐसे ही रुक गई बीच में साइलेंस में, और हमारे तरफ देखी और बोला कि हमको एक शिक्षा मिली है मम्मा से, जो मैंने आज दिन तक मैं पक्की रही हूँ इस शिक्षा में, किसी की भी कमजोरी, स्वभाव, संस्कार अपने चित्त में नहीं रखनी है। और मैं चाहती हूँ, दादी चाहती है कि आप भी ऐसे बनो। तो एक बार ऐसे चिट-चैट में रमेश भाई बता रहे थे कि उन्होंने मम्मा को पूछा था कि मम्मा कई बार ऐसी बातें आती है सेवा में कि लोग आते हैं, कोई किसकी कंप्लेंट करने के लिए आते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, संस्कार का थोड़ा मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, थोड़ा रास अपना चलता है ना। तो जब कोई किसी की कंप्लेंट सुनाता है तो उस व्यक्ति के प्रति थोड़ी दृष्टि भी बदलती है, वृत्ति भी बदलती है। तो क्या मम्मा आपको ऐसे नहीं महसूस होता है? तो मम्मा ने बताया कि देखो मैं हर एक को एक
पुरुषार्थी के रूप में देखती हूँ। वो अपने यथाशक्ति से पुरुषार्थ कर रहा है, जो भी इनकी क्वालिटी है, जो भी इनकी कैपेसिटी है, वहां तक वो पुरुषार्थ कर रहा है ना। और राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो वो अपना पद बना रहे हैं। और मम्मा ये भावना रखती है, शुभ भावना रखती है कि हर एक के पुरुषार्थ में उन्नति होनी चाहिए। तो ये एक मम्मा की विशेष धारणा थी कि जब भी कोई व्यक्ति आता था किसी की कंप्लेंट करने के लिए, तो मम्मा उसको तुरंत करेक्शन करके बोलती थी, उसकी कमी नहीं बताओ, पहले उसकी विशेषता बताओ मुझे, पहले उस आत्मा की एक विशेषता बताओ, फिर उसके बाद जो कंप्लेंट है वो बताओ। अभी आप सोचो ये साइकोलॉजी में क्या होता है। हम किसी की कंप्लेंट करते हैं तो मन में क्या होता है, वो सोच चलता है, वृत्ति बदलती है उस व्यक्ति के प्रति, द्वेष भाव पैदा होता है अंदर से। तो जैसे वो व्यक्ति उस व्यक्ति की विशेषता वर्णन करता है तो वृत्ति भी बदलती है, फीलिंग भी बदलते हैं, आधा काम वहां ही पूरा हो जाता है। माना एक ढंग था किसी को किसी में सुधार लाने के लिए। और ये आपने शायद प्रेम बेन की तो कहानी सुनी होगी ना, प्रेम बेन देहरादून की कहानी, जो बिस्तर की कहानी है, वो सुनी है आपने? मुझे ये कहानी, जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी, मुझे बहुत टच हुआ अंदर से। प्रेम बहन 17 साल की उम्र की थी। तो उस समय जब मधुबन आते थे तो साकार बाबा मम्मा के साथ थोड़ा टूर करते थे। तो एक कमरे में गए थे और बाबा ने डायरेक्शन दिया था एक भाई को कि ये छोटा पलंग, वो जो चारपाई आती है ना, वो ये चारपाई इसके नीचे डाल दो, इस चारपाई के नीचे डाल दो। तो भाई बहुत कोशिश कर रहा था, जा नहीं रहा था, फिर भी बाबा डायरेक्शन दे रहे थे। उसके बीच में प्रेम बेन ने कट किया और बोला, अरे बाबा ये जाएगा नहीं, देखो ना ये सेट नहीं हो रहा है। बाबा ने फिर भी डायरेक्शन दिया। तो थोड़े समय के बाद बाबा ने देखा कि नहीं जाएगा तो फिर छोड़ दिया, भाई को बोला छोड़ा। मम्मा ने ये सब कुछ देखा सीन। बाद में जब ऐसा टाइम था जो प्रेम बेन मम्मा के साथ बैठी थी, तो मम्मा ने बड़ी युक्ति से बोला, प्रेम देखो, जब बाबा कुछ डायरेक्शन देते हैं तो पहले हमारा फर्ज है मानने का, पीछे से हम फिर जो कमी है वो बताते हैं, लेकिन पहले से नहीं बताते हैं। तो प्रेम बेन थोड़ा मूंझ गई, बोल रही, मम्मा मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो मम्मा ने और उसको स्पष्टीकरण किया कि प्रेम, तेरी बुद्धि जैसे चलती है बाबा उस समय डायरेक्शन दे रहा है और उसी समय आपने करेक्शन किया। वो डायरेक्शन पूरा होने से पहले तुम करेक्शन करती गई, एक बारी नहीं, 2 बारी। तो तुम आगे चल करके ऐसी तुम अपनी बुद्धि यूज करेंगी तो बुद्धि का अभिमान क्रिएट होगा और ये आपकी पुरुषार्थ में एक विघ्न बनेगा। तो इसीलिए बाबा ने हमको शिक्षा दी है कि कोई भी डायरेक्शन उसको पहले रिस्पेक्ट करो, इसका व्यू पॉइंट रिस्पेक्ट करो पहले, पीछे से अपना डालो। फिर हमारे संबंध संपर्क में रिएक्शन क्यों होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होता है? क्योंकि हम बुद्धि ज्यादातर चलाते हैं। मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण जीवन की पहली निशानी है समर्पण बुद्धि। और बड़ी दादी, जब हम बड़ी दादी के साथ सारे यूथ कोऑर्डिनेटर्स के साथ चिट चैट करते थे ना,
तो बड़ी दादी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि नष्ट मोहा बनना है तो बिल्कुल संपूर्ण समर्पण बुद्धि चाहिए। तो एक बहन ने फिर प्रश्न पूछा कि दादी समर्पण बुद्धि की परिभाषा क्या है? दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि समर्पण माना युद्ध का मैदान को छोड़ना। समर्पण माना युद्ध का मैदान को छोड़ना, किसी का सामना नहीं, बुद्धि ऐसे वैसे चलानी नहीं, रिएक्शन नहीं चलाना, चुप, कुछ भी हो जाए चुप। तब जाकर के ईश्वर से विल पावर मिलती है बंधन मुक्त होने के लिए। तो यही इतनी सारी बातें थी मम्मा की। ये ब्रिजशांता दादी की एक कहानी है, लास्ट में सुनाती हूँ। 8 बज गए। एक ईमानदारी की कहानी है। ब्रिजशांता दादी कहती थी शुरू में, और ये कराची की बात थी, शुरू में एक्सरसाइज सवेरे करते थे, सवेरे के समय में। और जब भी वो नीचे उठते थे तो एक्सरसाइज के जूते होते थे, वो जो टेनिस शूज होते हैं ना, वो स्पेशल शूज होते थे। तो उस दिन आलस्य के कारण जूते छोड़ दिए, चप्पल पहन लिया। और चंद्रमणि दादी एक्सरसाइज कराती थी सवेरे के समय। तो कभी कभी मम्मा आकर के देखती थी कैसे एक्सरसाइज करते हैं बच्चे। तो देखा, पूछा आज क्या हुआ तेरे जूते को? तो ब्रिजशांता दादी ने झूठ बोला। कहती है आज पाँव में बहुत दर्द था तो मैंने जूते नहीं पहने, मैंने चप्पल पहन लिए। तो फिर ब्रिजशांता दादी का मन खाया कि मैंने मम्मा के सामने झूठ बोला। तो एक्सरसाइज के बाद नाश्ता करते थे, तो उनका टर्न था आत्मा दादी के साथ नाश्ता पिरोसना। तो उसको याद थी कि साकार बाबा ने बोला था कि जब भी आप कुछ झूठ या कुछ बोलो तो एक भोजन या नाश्ता मिस करो, ठीक है? तो उसने निर्णय कर लिया मैं आज नाश्ता नहीं खाऊंगी। तो उसकी पिरोसने की सेवा पूरी हुई, 8 बजे चली गई। और 9 बजे एक संगठन होता था कुमारियों का मम्मा के साथ। तो मम्मा उस समय खुले दिल से कुमारियों को पूछती थी क्या हुआ, कुछ किसी को बताना है। तो थोड़ी ब्रिजशांता दादी शर्मा करके फिर मम्मा को बोला, मम्मा आज मैंने आपको झूठ बोला। मम्मा ने बोला क्या हुआ? कहती आप मेरे पास आए और आपने मुझे पूछा मैंने चप्पल क्यों पहना है। रियलिटी में है कि मैं आलस्य से जल्दी कर रही थी इसलिए चप्पल पहना, ऐसे नहीं कि पैर दुख रहे थे। मैंने आपको आज झूठ बोला इसलिए मैंने आज नाश्ता नहीं किया है। तो मम्मा ने बहुत बड़ी मीठी दृष्टि दी और बोला अच्छा मम्मा ने भी आज नाश्ता नहीं किया है, चलो मम्मा के साथ नाश्ता करो। देखो, और ब्रिजशांता दादी कहती है अरे लेकिन मम्मा मुझे अपनी सजा तो खाने दो पहले। नहीं मम्मा तेरे बिना कैसे नाश्ता करेंगे, चलो मम्मा के साथ नाश्ता करो। ये बहुत क्या कहेंगे कि रहम भाव थी कि देखो कोई भी भूल करे ठीक है, लेकिन उसके बाद पश्चाताप करके रियलाइजेशन होकर के अपने आप को परिवर्तन करो, सच्चे दिल से बताओ तो खुले दिल से प्यार मिलता है। और ये मम्मा की बहुत बड़ी खूबी थी कि जिन्होंने भी मिस्टेक किया, दादी जानकी का कान बहुत पकड़ती थी। दादी हमको कहती थी कि मम्मा मुझे कहती थी एक मिस्टेक ठीक है, दूसरी बारी वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बारी वो पहली मिस्टेक की रिवीजन नहीं होनी चाहिए। एक बारी भूल हो गई फिर क्या होता है,
चित्त पे वही चलता है, मैंने भूल किया, मैंने भूल किया, मैंने भूल किया। गिल्टी कॉन्शियंस बनती है। गिल्टी कॉन्शियंस के बाद क्या होता है, वही भूल दोबारा होती है। तो ये मम्मा बहुत अंडरलाइन करती थी, ठीक है सभी को परमिशन है एक भूल की, लेकिन दोबारा भूल नहीं होना चाहिए कि वही भूल दोबारा रिपीट हो। आज कई बीके भाई बहने पूछते हैं, बड़ी दादी का यादगार है मधुबन में, दादी जानकी का यादगार है, गुलजार दादी जी का यादगार है, मम्मा का यादगार क्यों नहीं है, बाबा का यादगार है। तो हम बोलते हैं कि हम हर रोज मम्मा की यादगार में जी रहे हैं, क्योंकि पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा थी। जो सिस्टम बनाए हैं, गॉडली लाइफ के जो मर्यादाएं बनाए हैं, पूरी जीवन की जो सिस्टम्स बनाई है यज्ञ की, मम्मा ने बनाई है। और हम उस सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं। ये है मम्मा की यादगार। यही सिस्टम हमको पालना दे रही है आज दिन तक। बाबा की श्रीमत लेकर के उसको सिस्टम बनाना, ये मम्मा का काम था। तो ऐसी ऐसी कहानी सुन करके एक दिल बड़ा हो जाता है कि रहम दिल बनना। आज बाबा ने क्या बताया, किसी के प्रति ऐसे नहीं सोचो कि ये बदलने वाला नहीं है, ये जैसे एक श्राप बन जाता है। और जब साफ दिल रहता है ना, तब आप मास्टर दाता, मास्टर रहम दिल बन सकते हैं। और विश्व को यही चाहिए, अभी यही चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। चलो 1 मिनट बाबा की याद। जगदम्बा का नाम ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम। सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत।